इंटरेस्टिंग है रिजवी साहब जो कह रहे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है धीरज जी। वो कह रहे हैं ईरान ने मोहलत दी है अमेरिका को कि आप इसको स्टडी करिए और ये सारी शर्तें होनी चाहिए। तो आपको मोहलत मिली है, ईरान को नहीं मिली है। सुन रहे हैं आप? मतलब मैम आप तो कितनी स्मार्ट एंकर हैं। आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा देश है जो अपने लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा है ह्यूमन शील्ड बनाने के लिए? मोहलत उसको मिली है या मोहलत वो दे रहा है? ये ग्राउंड रियलिटी है। ईरान की फाइनेंशियल स्थिति क्या है इस टाइम, उनकी ग्राउंड स्थिति क्या है, उनके अंदर क्राइसिस है। देखिए मैं धीरज जी देखिए, मैं अपने सारे मेहमानों से ये सवाल पूछ रही हूँ, आपसे स्पेशली, क्योंकि आप तो ये डोनाल्ड ट्रंप तो ये कहते आए कि रिजीम चेंज हो गया है। हम वहां पर कुछ ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जो समझदार हैं, जिन्हें समझ आता है कि क्या हो रहा है और कैसे उन्हें हमारे साथ डील करनी चाहिए। लेकिन जब डील हुई तो नाम आए अराक्ची साहब के, नाम आए पेजेश्किन साहब के। तो ये तो वही रिजीम है, वही पुराने लोग हैं, तो किससे कर रहे हैं डील? देखिए ये सवाल मेरे लिए है। जी जी आपके लिए है, फिर मैं बाकी मेहमान पे जाऊं। जी हाँ, देखिए जब हमने बम्बार्डमेंट वहां पे अमेरिका ने शुरू की थी, ये डेफिनेटली इंटेलिजेंस थोड़ा फेलियर था। हमें नहीं पता था कि कितनी लेयर्स तक नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं 3 दिन पहले से आप ये सुन रहे हैं, जब हमारे वाइस प्रेसिडेंट यूरोप में बैठे थे, कि एक पॉजिटिव ग्ले ऑफ होप है, जिसमें कुछ कंट्री, जिसके अंदर पाकिस्तान, ईरान और इजिप्ट, उनकी तारीफ भी करनी चाहिए कि वो उसमें कुछ एक्शन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रे ऑफ होप तो था, तभी वाइस प्रेसिडेंट यूरोप में बैठे हैं। लेकिन हमने प्रेशर टेक्टिक भी बिल्ड की कि टू शो कि ट्रंप इज नॉट ब्लफिंग, जो बार बार मीडिया में बोला जा रहा था कि ट्रंप इज नॉट ब्लफिंग। और मैम आपको एक चीज बता देता हूं, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब जो हमने अफगानिस्तान में 2017 में यूज किया था, वो लेस देन अ डजन है। और यहाँ की एयर बेस की अगर आप वो पढ़े इन्फॉर्मेशन, तो देयर वाज एन एक्टिवेशन ऑफ दोज बॉम्ब्स टू। और अगर वो गिर जाते, इट्स नॉट न्यूक्लियर, बट वो बहुत अर्थक्वेक लेवल की चीजें क्रिएट करते हैं। तो प्रेशर तो बहुत था। ये बोल देना ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर चल रहा है ईरान की तरफ से, आयरन कर्टन है, वहां से आपको क्लियर। देखिए आपने मोआब की बात की, आपने मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स की बात की। मैं एयर कॉमोडोर से समझूंगी कि ये कितना घातक हो सकता था, क्या अमेरिका ये करता। लेकिन उस बीच में एक तस्वीर दिखा देती हूँ जरा दाऊदी साहब, आप भी ये तस्वीर देखिए। आरजू जी आप भी, युद्ध विराम के बावजूद इजराइल ने ईरान की शर्त तोड़ते हुए दक्षिणी लेबनान पर जमकर बमबारी की है। अब बेरूत के रिहायशी इलाकों में बमबारी के बाद आग और धुएं का गुबार देखा जा सकता है। अब सोचिए जरा, ये सीज फायर है क्योंकि ईरान ने कहा कि हमारे साथ साथ जो बाकी संगठन है, लेबनान में भी बमबारी नहीं होगी, लेकिन बमबारी तो हो रही है। ये लेबनान की तस्वीर है। लेबनान के सिडोन में इजराइल के ताजा हमलों में 8 लोग मारे गए, 22 लोग कम से कम घायल बताए जा रहे हैं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर कुछ ही घंटों में दक्षिण लेबनान पर हमले नहीं रुके तो उसकी हवाई और मिसाइल यूनिट तेल अवीव पर बमबारी कर देगी। तो फिर काहे का सीज फायर ये? वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि लेबनान युद्ध विराम का हिस्सा नहीं है। तो मैं जरा ये समझना चाह रही हूं कि लेबनान युद्ध विराम का हिस्सा नहीं है, ये नेतन्याहू कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कॉमोडोर, मैं जरा आपसे पूछूं, ये हो क्या रहा है? ये कैसी सीज फायर है जिसमें अभी भी बम बरस रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगा कि नेतन्याहू के माइंड में सीज फायर का मतलब होता है कि दूसरे रुक जाएं और मैं हमले करते रहूं। चाहे वो गाजा का था, चाहे वो लेबनान के अंदर। आप देखिएगा नवंबर 2024 में लेबनान के अंदर सीज फायर हुआ था। तब से कौन एनक्लेव्स के अंदर ऑक्यूपाई कर रहा है? किसने अपनी आर्मी वहां भेजी है? किसने मल्टीपल बार अटैक्स किए हैं? नेतन्याहू ने किए। नेतन्याहू किसी के कंट्रोल में नहीं है। अगर ट्रंप को लगता है कि नेतन्याहू उनके कंट्रोल में है, नेतन्याहू एक ऐसा ब्लैक कार्ड है, क्योंकि उसको मालूम है कि 1 अक्टूबर के इलेक्शन में आज उसकी पार्टी माइनॉरिटी में, वो इलेक्शन हारने वाला है। अगर इलेक्शन जीतना है तो उसको कोई बहुत बड़ी बात करनी पड़ेगी, कोई बहुत बड़ी जीत का एहसास देना पड़ेगा अपने लोगों के बीच में। दूसरी चीज है करप्शन के चार्जेस में है। तीसरी चीज है कि उसके ऊपर इंटरनेशनल वारंट है। और चौथी चीज है कि अगर वो इलेक्शन हार जाता है तो जुडिशरी के साथ उसका आंकड़ा है, तो कहीं ना कहीं जुडिशरी उसको छोड़ेगी नहीं। उसके लिए युद्ध चलते रहे और वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं इसके दौरान, तो शायद वो अपना वापस पावर में आ सकता है। नहीं तो उसको या अरेस्ट कर दिया जाएगा या वो देश छोड़ के भाग जाएगा। हो सकता है अमेरिका ही जाए। तो कहीं ना कहीं ये नेतन्याहू वॉर को एक्सटेंड कर रहा है। हर टाइम देखिए एस्केलेशन होती थी, चाहे वो रिफाइनरीज पे अटैक है तो नेतन्याहू ने किए, चाहे वो पार्स गैस फील्ड पे अटैक है तो उसने किए। और ट्रंप उसको कई बार पर नेतन्याहू ये भी कह रहे हैं
दाऊदी साहब, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, नेतन्याहू ये भी कह रहे हैं कि जो खाड़ी देश है उनके लिए खतरा खड़ा कर दिया है। ये सीज फायर तो हो गई, लेकिन खाड़ी देशों पर हमला जारी रहेगा। अगर ईरान हमले करेगा तो ये बहुत मुश्किल की स्थिति हो गई। आज कुवैत पर हमला हुआ है। देखें, सीज फायर का जो अनाउंसमेंट हुआ है वो आज ही हुआ है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इजराइल की और लेबनान की बात करें तो इजराइल तो कभी नहीं चाहेगा कि सीज फायर हो जाए, वॉर रुक जाए अभी फ़िलहाल, क्योंकि उसको अमेरिका के साथ साथ मिलके तमाम चीज़ें करनी है। और जिस हिसाब से गाज़ा में हुआ, जिस तरीके से गाज़ा में हज़ारों हज़ार लोगों की जानें गई और इजराइल उसमें कितना जिम्मेदार रहा, ये सारी तो नहीं आ जानी। लेकिन इजराइल तो चाहेगा कि कैसे भी अगर पीस की बात हो रही है या कोई भी अगर शांति की बात चल रही है, उसमें कोई ना कोई ऐसा मसला बना रहे। जबकि आपने अगर देखा होगा कि अगर पाकिस्तान के जरिए भी जो ट्वीट्स है या जो भी इसमें बातें आई, उसमें लेबनान का जिक्र है कि वो उसका हिस्सा है, जिसको इजराइल मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सीज फायर जो होना है वो पूरी तरीके से सीज फायर हो। पहली चीज़ तो यह है कि 40 दिन के इस पूरे जद्दोजहद के बाद, जब ऐसा लग रहा था कि अब पूरी दुनिया एक सिविलाइजेशन पे अटैक होने की बात आई, या लग रहा था कि मिडिल ईस्ट में पता नहीं क्या हो जाएगा, उसके बाद अगर दोनों पार्टीज किसी भी तरीके से रुकी है और अगर सीज फायर पे बात आई है, जिसका पहला दिन है, तो उसका स्वागत होना चाहिए। और कैसे भी कोशिश होनी चाहिए कि वो लोग जो इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे आप इजराइल की तरफ से देखें, लेबनान में हो रहा हो या बीच में कहीं से भी कुछ हो रहा है, दोनों पार्टीज को समझते हुए पॉजिटिविटी इस पे बरकरार रहे और कोशिश हो कि इस कोशिश में थोड़ी सी और ज्यादा जान आए। लेकिन देखिए, अब सीज फायर के 3 पहलू हैं। पहला पहलू ये कि सीज फायर हुआ तो इसमें जीता कौन, हारा कौन, किसकी जीत है। दूसरा पहलू ये है कि ये सीज फायर कितना लंबा चलेगा, 2 हफ्ते तो चलेगा या जो डेडलाइन है, या उससे पहले टूट जाएगा, क्योंकि हमले तो आज से ही शुरू हो गए सीज फायर के ऐलान के साथ ही। और तीसरा पहलू है कि सीज फायर हुआ कैसे। उसमें आती है हमारी मित्र आरजू काजमी। आरजू जी, जब सीज फायर हुआ तो उसे लेकर भाई पाकिस्तान खलीफा बना हुआ है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सीज फायर कराने को लेकर ट्रोल ज्यादा हो गए। शहबाज शरीफ पोस्ट गलत कर दिया उन्होंने। अब लोग कह रहे डिक्टेशन मिली उन्हें अमेरिका से, क्या करना है, कैसे करना है। आवाज अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी जी जी, आ गई आवाज। जी, मैं ये कह रही हूँ कि पता नहीं उनको जो है वो डिक्टेशन मिला है या फिर वो AI से बनी हुई कोई पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया पे शेयर की जा रही है। क्योंकि जब तक मैंने देखा था उस वक्त ये जो पोस्ट सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही थी या जो घूम रही थी, वो मुझे नजर नहीं आई। मेरे पास जो पोस्ट आई शहबाज शरीफ की, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा था। लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर डायलॉग हो जाए, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि अगर अमेरिका और ईरान पाकिस्तान में आके बात करेंगे तो इजराइल का क्या होगा, इसलिए कि इजराइल के साथ ही तो लड़ाई चल रही है। तो क्या इजराइल की तरफ जो लीडर्स हैं, क्या उन्हें भी वेलकम किया जाएगा, क्या उन्हें भी बुलाया जाएगा, जो कि होना चाहिए। उनके बगैर इस डायलॉग जो है उसकी कोई मैं नहीं समझती कि कोई इंपॉर्टेंस है, क्योंकि असल लड़ाई तो इजराइल के साथ चल रही है, ईरान की। और उन्हीं के बगैर अगर ये टॉक चलती है तो फिर उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलने वाला। अरे ये बड़ी बात कह रही हैं आरजू जी, कह रही हैं असल लड़ाई तो इजराइल के साथ है। अगर वही सीज फायर नहीं कर रहा है तो अमेरिका से सीज फायर करके क्या मिलेगा, ये लड़ाई तो चलती जाएगी। आरजू जी, मैं एक बार जरा मैं आपके वापस आ रही हूँ। आरजू जी, एक बार वापस आ रही हूँ। आरजू जी को स्क्रीन पर रखिए जरा। मैं ये बता लूं कि अक्सर जो डिलीट बटन पर कंट्रोल है वो खत्म हो जाता है जब विचार उधार के होते हैं। अब कुछ ऐसा ही पाकिस्तान के साथ हुआ है क्या, जो आरजू जी जिसका जिक्र कर रही थी कि वो पोस्ट मुझे नहीं मिली। अमेरिका और ईरान के बीच हुई डील में पाकिस्तान की कैसे किरकिरी हुई है, ये सोशल मीडिया पे शहबाज शरीफ ट्रोल होने लगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनका एक सोशल मीडिया पोस्ट इस बात के लिए चर्चा में है कि आखिर पाकिस्तान पर कंट्रोल किसका है। सीज फायर की घोषणा से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शहबाज शरीफ ने, जो मैं आपको दिखा रही हूं, एक पोस्ट डाला। ईरान को दी गई समय सीमा बढ़ाने की अपील उन्होंने अपील की थी। ईरान से हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने की भी अपील की थी। लेकिन ये पोस्ट तुरंत विवादों में आ गया क्योंकि यूजर्स ने देखा इसके टॉप पर लिखा था ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम्स मैसेज ऑन एक्स। इसी के साथ ये सवाल उठने लगे कि जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री खुद अपना संदेश ड्राफ्ट नहीं कर सकता तो क्या ये माना जाए कि पाकिस्तान की पूरी विदेश नीति आउटसोर्स की गई है। तो अब आप सोचिए कि क्या ये आउटसोर्स की गई है। अब इसे लेकर चर्चाएं तो बहुत हो रही हैं। अब एक और बयान आया आरजू जी डोनाल्ड ट्रंप का, जिसको लेकर चर्चाएं हो रही। लोगों ने उनसे पूछा कि सीज फायर के पीछे आपको लगता है चीन का हाथ है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मुझे लगता है चीन ने ही इसको आगे बढ़ाया है, जिसके बाद ये बात बढ़ी है। ये अब ये उनका बयान
चलने लग गया कि वाकई ये चीन की वजह से हुआ है क्या, और पाकिस्तान सिर्फ श्रेय ले रहा है, या फिर उसे कहा गया है कि श्रेय लीजिए, क्योंकि अगर चीन लेगा तो वो एम्बैरेसमेंट शायद अमेरिका के लिए भी हो जाए। मुझे तो यही लगता है कि ये सब कुछ जो है वो चाइना के कहने से हो रहा है, इसलिए कि चाइना एक बड़ी कंट्री है और ईरान के साथ उनके टर्म्स बहुत अच्छे हैं। बीच में पाकिस्तान के भी जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसाक डार साहब, वो भी चाइना गए थे और शायद कोई बातचीत इस किस्म की चली हो और पाकिस्तान को सिर्फ इतना ही काम हो कि हमारे यहाँ जो है वो आकर फ्राइडे को ये मीटिंग होगी, और कहाँ तक जाती है क्या बात होती है वो अलग है, लेकिन ये बात तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दी है, पाकिस्तान ज़ाहिर इनकार नहीं कर सकता कि ये सब कुछ जो हो रहा है उसके पीछे जो है वो चाइना ही है। बिल्कुल। अब देखिए, अब मैं इसी पर आना चाह रही हूँ, जरा एक बार धीरज जी के पास जाएंगे और मैं रिजवी साहब के पास जाऊंगी, जरा ये पूछूंगी कि इसके पीछे था कौन। रिजवी साहब, आपको लगता है कि चाइना का एक रोल रहा इसमें, क्योंकि चाइना और ईरान के रिश्ते अच्छे रहे हैं और चाइना इस बात को समझ रहा था, भले ही उनके शिप्स जा पा रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, ये भी हमने देखा।